नमस्कार, आप देखें इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का फिलहाल आगाज कर लेते। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर के दौरे पर रहे, जहां पर उदयराज इंटर कॉलेज में सीएम धामी ने 137 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम ने करीब 32,000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है और यह योजनाएं प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाएंगी। तो वहीं आपको बता दें कि उद्योग जगत की बढ़ोतरी के लिए हमारी तरफ से एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा दी जाएगी। यह कमेटी पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की जा रही है। इससे विभिन्न उद्योगों को काफी राहत मिलेगी। जहां एक ओर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि काशीपुर से मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता हमेशा से रहा है। वहीं दूसरी ओर आप सबका प्रेम देखकर मैं भाव विभोर हूं, क्योंकि मैं यहां की पहले की भी जनसभाओं में आया हूं। लगातार मैंने यहां पर बहुत सारे कार्यक्रमों में लगातार आप सबके बीच में काम किया है, आप सबके बीच में आया हूं। इसलिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हमने यहां पर जो लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं, ये लगभग 137 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में यहां पर हुए हैं। भाइयों बहनों, मुख्य सेवक के रूप में मुझे जितना भी समय मिला है, उसका एक एक क्षण, एक एक पल मैंने प्रदेश की जनता का जीवन स्तर सुधारने और राज्य का विकास सुनिश्चित करने के लिए तय किया हुआ है। पिछले 5 माह में लगातार हमने 500 से भी अधिक लोक हितकारी फैसले लिए हैं और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में उत्तराखंड नंबर 1 प्रदेश नहीं बन जाता है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का है और इसके लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून आए थे और उन्होंने वहां पर 18,000 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाएं यहां के लिए स्वीकृत करी हैं, जिन पर बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है। बहुत सारी योजनाएं पूरी होने वाली हैं और बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश की तरक्की के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड के साथ उनका एक विशेष लगाव है। हमने उत्तराखंड के लिए, चूंकि आप देखते होंगे पूरे हमारे यहां पर जो एम्स का सेंटर खुला हुआ है, एम्स के सेंटर में ऋषिकेश जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां से दूर हो जाता है, दिल्ली यहां से दूर हो जाता है। इसलिए अब आपके क्षेत्र में हमने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा सेंटर यहां पर होना चाहिए, एम्स की एक और शाखा खुलनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सभी की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे को इस उत्तराखंड के अंदर दूसरा एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने का जो है वहां से स्वीकृति। तो वहीं काशीपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी के संबोधन के दौरान अजान की आवाज आने लगी, जिसके बाद उन्होंने अपना संबोधन बीच में ही रोक दिया। करीब 2 मिनट तक अपना संबोधन बिना कुछ कहे ही बंद रखा और इस दौरान आम लोगों ने भी उनकी भावना को समझते हुए खामोशी साध ली। तो सभा स्थल पर सन्नाटा पसर गया, जिसे देखकर जनसभा में मौजूद लोगों ने उनकी तारीफ की। हालांकि मुख्यमंत्री ने संबोधन रोकने का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। हमारी महिला नेता सीमा चौहान जी, मंजू यादव जी, अभिषेक गोयल जी, रजत सिंह जी,
तो सीएम पुष्कर सिंह धामी जो थे वो जब तक अजान होती रही तब तक पूरी तरीके से शांत रहे और साथ में जनता ने भी उनका साथ दिया। तो वहीं अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव ने शॉल उड़ाकर स्वागत किया। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जूना अखाड़ा दुख हरण मंदिर और जूना अखाड़ा घाट में सौंदर्यीकरण और धार्मिक मान्यताओं की स्थापना के लिए एक त्रिशूल लगाने की घोषणा की। साथ ही सीएम ने देवस्थानम बोर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने की मांग की जा रही थी, जिसके लिए मनोहर कांत ध्यानी के नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी गई थी। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शनिवार को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बताया है और मदन कौशिक ने कहा कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में आम लोगों ने रैली में प्रतिभाग किया है। साथ ही जो लक्ष्य हमने रैली में रखा था, जनता को जो लक्ष्य दिया था, उससे ज़्यादा लोग रैली स्तर पर पहुंचे। मदन कौशिक ने कहा कि रैली में आई जनता को पीएम मोदी ने आभार भी जताया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो रैली थी, उस रैली में उमड़ी अपार भीड़ के लिए मैं जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन हजारों कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देता हूं जिन्होंने पिछले 3-4 दिन से पूरी मेहनत करके और लोगों के बीच में जाकर चाहे निमंत्रण पत्र बांटने का काम हो, चाहे बैठ के करने का काम हो, चाहे व्यवस्था बनाने का काम हो, चाहे चाय पिलाने का काम हो जो उस कार्यक्रम का एक हिस्सा था, आदि आदि कार्यक्रम, प्रचार वाहन खुद स्वयं कार्यकर्ताओं का चलाने की बात हो, महिलाओं की स्कूटर रैली की बात हो, युवा मोर्चे की स्कूटर रैली की बात हो, इत्यादि अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जो जनता के बीच में जाकर और जन इस रैली के लिए और तो वहीं वाजपुर में कल पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के ऊपर बाहुबली कुलविंदर सिंह किंदा द्वारा किए गए जानलेवा हमले के बाद सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई। तो वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता ने घटना के बाद यशपाल आर्य से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। हुई कल एक बेहद ही शर्मनाक घटना जिसमें बाजपुर में के विकास पुरुष के तौर पर जाने जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर जानलेवा हमला किया गया। और जैसे ही वो खबर फैलती गई, तमाम यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग उनके निवास में उनकी कुशलता जानने के लिए पहुँचे हैं। एएनबी भी पहुँचा है आज यशपाल आर्य के पास उन्हीं की जुबानी से सुनने के लिए कि घटना का क्रम क्या रहा और किस तरीके से यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कौन कौन इसमें शामिल थे और क्या अब उनकी तरफ से आगे किया जा रहा है। सर, बेहद ही शर्मनाक घटना बाजपुर में कल हुई। वो बाजपुर जिसके लिए आपने पूरा तन मन धन के साथ काम किया, लेकिन जहाँ एक तरफ लोग विकास की बातें करते हैं, वहीं तो कुछ लोग ने ये घटना की है। वो बाजपुर आज भी हमारे साथ खड़ा है। पूरा वहाँ का आवाम, वहाँ की जनमानस, वहाँ की मातृशक्ति, वहाँ का नौजवान, वहाँ का किसान आज भी मजबूत हमारे साथ खड़ा है, कांग्रेस के साथ खड़ा है। और कोई भी समाज, कोई भी वर्ग ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता है। और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, विरोध करने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से जो घटना कल हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और सरकार और कुछ कांग्रेस के कुछ जो भाजपा से ही सम्मिलित, भाजपा के ही संलिप्त है, आज भी भाजपा में संलिप्त हैं, जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से यशपाल आर्य पर, संजीव आर्य पर और हरेंद्र सिंह लाडी जी जो हमारे सहयोगी हैं उन पर जो हमला किया है, जानलेवा हमला किया है। और वो भी कहाँ पर, पुलिस थाने से लगभग 40-50 मीटर की दूरी पर खुलेआम दिन दहाड़े सारी दुकानें खुली हुई, दुकानदार सब देख रहे थे, आवाजाही लगातार थी और हम पर हमला होता है। और कौन हमला करता है? जो हिस्ट्री शीटर है, जो अपराधी प्रवृत्ति का है, जिसके खिलाफ संगीन मुकदमे दर्ज हैं
और जो जिला बदर हो चुका है और जो जिस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई चल रही है, वो खुलेआम 20-25 लोगों को लेकर गुंडा एलिमेंट को लेकर हमारे पर हमला बोलता है। हमारी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, हमारे दरवाज़ों को खोलने की कोशिश की जाती है, हमें बाहर निकालने की घसीटने की कोशिश की जाती है। एक हमारे कार्यकर्ता सोनू कंग ने संजीव आर्य को दरवाजे पर जिस दरवाज़ा खोल रहे थे, उसने बिल्कुल एक मजबूत चट्टान की तरह वहाँ पर खड़ा रहा। उसने लाठियाँ डंडियाँ अपनी पीठ पर झेली हैं। पूरा उसका पीठ और उसका सिर लहलुहान कर दिया, लेकिन पूरा उसका पीठ और उसका सिर लहलुहान कर दिया, लेकिन वो हटा नहीं। अगर वो ऐसे लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते, मजबूती से खड़े नहीं होते, संभवतः ये मैं यहाँ पर आज नहीं होता। तो जी आपसे जानना चाहेंगे, आज आप पहुंचे हैं कुशल जानने के लिए यशपाल जी की, क्या कहेंगे कितना बड़ा कृत्य किया गया है वहाँ के लोगों के द्वारा? जो कुछ लोग जो शामिल हैं, कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है वहाँ पे। नहीं, देखिए, मैं वो इस बात का साक्ष्य हूँ कि आदरणीय यशपाल आर्य जी ने वो मेरे को भी उस दिन बताया था कि बेटा देखो, मेरी सिक्योरिटी यहाँ से हटा दी है और घर के बाहर से हटा दी, मेरे गनर्स हटा दिए। और इन्होंने होम सेक्रेटरी से भी बात करी और डीजीपी से भी बात करी, कप्तान से भी बात करी। और वाकई में हम जो कांग्रेस के लोग हैं, हमें कोई शौक नहीं है कि हम कोई स्टेटस सिंबल नहीं मान रहे गनर, लेकिन जिस प्रकार से कल हमला हुआ है और जिस प्रकार से निडर होके ऐसे हमारे इतने सीनियर नेता जो उत्तर प्रदेश के ज़माने से लेके आज तक, उस समय विधान परिषद से लेके आज हमारे अध्यक्ष रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बारी कैबिनेट मंत्री रहे, ऐसे व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है और जिस प्रकार से खुलेआम गुंडाई वहाँ पे हुई है, इसके खिलाफ कांग्रेस पूरी निंदा भी करती है। और साथ साथ जो डबल इंजन की सरकार जो कहती है और ज़मीन पर जो असलियत है वो साफ प्रतीत हो गई। बाजपुर की जनता मेरे साथ है, उनसे जानते हैं उनके नेता पे हमला किया गया, क्या कहते हैं। सर, बाजपुर रहते हैं आप, ये बताइए यशपाल जी के साथ कितना भरोसा है, कितना साथ है? बिल्कुल भाई साहब, हम 10 साल से माननीय मंत्री जी के साथ हैं और किसी पार्टी बेस पे नहीं, व्यक्तिगत इनके सहारे से। और बाजपुर की पूरी जनता बिल्कुल इनके साथ है, खुले मन से साथ है। कल कोई किसी ने दबाव थोड़ी डाला था मंत्री जी के लिए भी बाजपुर की दुकानें बंद कर दो, शटर बंद कर दो। लोगों ने खुद बंद करे और इनके साथ हैं। और अभी भी कोई इसमें समझौने वाली कोई बात नहीं भी है, किसी व्यक्तिगत कोई जात बरादरी है, किसी ने हमला करा, कुछ नहीं। हर एक वर्ग, हर एक बंदा माननीय मंत्री जी के साथ है और संजीव भैया जी के साथ में है। मेरे साथ जसपुर के विधायक हैं आदेश चौहान जी, यहाँ पहुँचे हैं, उनसे जानते हैं। आदेश जी, बेहद ही शर्मनाक घटना हुई है, यशपाल जी की कुशलता जानने आप पहुँचे हैं, क्या कहेंगे, कितना गुस्सा है और किस तरीके से आप बात करेंगे? उधम सिंह नगर का भी बेहद अहम हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी यहीं दिखाई देती है, क्योंकि यशपाल जी एक कद्दावर नेता को अगर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी सुरक्षित क्या होगा? जो भाजपा कहती है कि हम हर एक को सुरक्षा देंगे, तो इससे प्रमाण है कि जब हमारा कद्दावर नेता जो उत्तराखंड का विकास में बहुत बड़ा योगदान है जिस व्यक्ति का, वो सुरक्षित नहीं। तो साफ तौर से यहाँ पर बात की जाए, जसपुर के विधायक का भी साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है और जो यहाँ पर हुजूम देखा जा रहा है यशपाल आर्य के समर्थन में, यही यशपाल आर्य को बड़ा नेता और बड़ा कद का नेता बनाता है। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। तो खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां पर आपको बता दें कि सीमांत खटीमा में शहीद स्मारक स्थल पर आज उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष भुवन कापड़ी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने काला फीता बांधकर पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे पूर्व विधायक संजीव आर्य पर जानलेवा हमले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही धरना भी दिया। साथ ही आपको बता दें कल बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिसको लेकर आज कांग्रेसियों ने खटीमा में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सबसे अहम बात यह है कि उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी भी खटीमा में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने आ रहे हैं और जिसको लेकर प्रशासन भी चौकन्ना है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए बताया कि हिस्ट्री सीटर सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और संजीव आर्य पर हुए हमले की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है और इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने CM आवास के लिए कूच किया
और साथ ही सीएम आवास के सामने बैठ गए। हालांकि सीएम आवास पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया और जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इस दौरान प्रीतम सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। साथ ही प्रीतम सिंह ने हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने भी यशपाल आर्य पर हुए हमले की निंदा की है। कि जिस तरीके से यशपाल आर्य जी पर और संजीव आर्य जी पर प्राणघातक हमला हुआ, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में विद्यमान थे और उनके रहते हुए सरकार के संरक्षण में ये सुनियोजित हमला जो है यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी पर हुआ है। और इसीलिए कल हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री आवास पर धरना देंगे। पुलिस बल के माध्यम से हमको यहाँ पर रोका गया है। हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार तत्काल प्रभाव से उन तत्वों के खिलाफ कठोर और सख्त कार्रवाई करने का काम करें जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने का काम। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, उनके पर्सनल सुरक्षा गार्ड को भी सरकार ने विड्रॉ कर लिया। तो ये सारी घटनाएं चीख करके कह रही हैं श्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में सम्मिलित होने से बौखलाई हुई सरकार ने ये कदम सुनियोजित तरीके से, षड्यंत्रपूर्ण तरीके से उठाया है। सरकार और शासन के मंत्री इसमें शामिल हैं, विधायक इसमें सम्मिलित हैं और मुझको ये बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष भी इस षड्यंत्र में सम्मिलित है कि इस यशपाल आर्य की आवाज़ को बंद कर दो। ये आवाज़ को उनकी बंद करने का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियों के खिलाफ, लोगों की भावनाओं के अनुरूप जब यशपाल आर्य जी ने कांग्रेस ज्वाइन की, लगातार उनके ऊपर इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा था कि जैसे उन्होंने कोई गलत फैसला किया। लेकिन मैं मानता हूं यशपाल आर्य जी ने एक लोगों की भावनाओं के अनुरूप जो फैसला लिया था उसके ऊपर वो अडिग है। अब जब उनको किसी भी तरीके से दबाया नहीं गया तो जिस तरीके की घटना कल हुई है वो निश्चित ही भर्त्सना के योग्य है। कांग्रेस पार्टी, यशपाल आर्य जी और दलित चेहरे, हमारे कांग्रेस पार्टी के दलित चेहरे और हर उस आम जनता के साथ जिसके तो खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां पर आपको बता दें पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले के बाद से बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी सरदार आरपी सिंह ने यशपाल आर्य को स्वयं जिम्मेदार बताया है और उनका कहना है कि बाजपुर में जो लड़ाई आमने सामने आई है वो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जो गुटों में बंटकर सामने आई है। सरदार आरपी सिंह ने कहा कि जब यशपाल आर्य को घटना की पहले से ही अंदाजा था तो उन्हें उस स्थान पर जाना ही नहीं चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी दोनों गुट पर कार्रवाई की मांग करती है, जो भी जिम्मेदार हो उसे सजा दी जाए। वो बड़ी घटना नहीं, घटिया घटना है। वो दिखता है कि कांग्रेस की आपस की फूट है। बिना नीति के नेता जब इकट्ठे होते हैं और जब बिना नीति के दल बदलते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। वहाँ पर कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेता के ऊपर झगड़ा किया, वहाँ पर सिरफटैल भी हुई, वहाँ कुछ ऐसी जानकारी कुछ लठबाजी भी हुई वहाँ पर। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस की फूट है। अब वो कोई नेता एक पार्टी से बदलकर बिना नीति के चला जाएगा तो इस प्रकार। तो आम आदमी पार्टी की विजय शंखनाद यात्रा अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा पहुंची है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि 21 सालों की बदहाली को दूर करने का अब समय आ गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दें ताकि आप और हम मिलकर उत्तराखंड नवनिर्माण कर सके। साथ ही आम आदमी पार्टी की शंखनाद यात्रा सल्ट विधानसभा के तल्ला मनीला पहुंचने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी वोट मांगने आए तो उससे ये जरूर पूछ लें कि जनता आपको वोट आखिर क्यों करे। आप पार्टी को कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो वहीं आज हर किसी के नेता रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं तो लोग हमारा काम जानने के लिए अपने रिश्तेदारों से मालूम कर लें कि हमारी सरकार ने दिल्ली में कैसा काम किया है। जनता को खुद जवाब मिल जाएगा। पूरे
उत्तराखंड में सारी विधानसभाओं में जा रहा हूँ और कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, और जिस प्रकार का उत्साह और एनर्जी अभी लोगों में दिख रही है वो ये दिखाती है कि लोग अब बदलाव की राह पर हैं। अभी तक पिछले 21 सालों में विकल्पहीनता की स्थिति थी इस प्रदेश में, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के रूप में उन्हें एक बेहतर विकल्प मिला है और लोग बदलाव चाहते हैं। और लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से काम दिल्ली में हुआ है, जो जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दों को जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने उठाया है और हल किया है, वो लोगों को पसंद आ रहा है और लोग उसका भरोसा। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इतने सीनियर नेता हमारे बीच में आए हैं। उनका दिल्ली में एक विधायक के रूप में और दिल्ली सरकार में नए नए जो योजनाएं निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने जो कुछ वायदा अपनी जनता को किया था उसको पूरा किया है। हमें तो पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया समेत कई नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने हरीश रावत ने यशपाल आर्य से मुलाकात की और इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हुए हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में गुंडाराज बढ़ गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य की सुरक्षा को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और डीजीपी अशोक कुमार से बात की है। गोदियाल ने आरोप लगाया है कि हमला एक सुनियोजित साजिश के तहत हुआ है, जिसके चलते आपको बता दें कि सरकार में बैठे कुछ बड़े लोगों का इसमें हाथ है। यशपाल जी से और उनके पुत्र संजीव आर्या जी से और कांग्रेस के जिन वर्कर्स को मारा गया वहाँ बुरी तरीके से, उनसे मिलने के लिए मैं और अध्यक्ष जी आए हैं। और कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ, बल्कि सारे राज्य की जनता इस जो यशपाल आर्य जी पर प्राणघातक हमला हुआ है, ये प्राणघातक हमला है। इनको जान से मार देने की साजिश का हिस्सा लगता है। हम पूरी कांग्रेस, पूरा उत्तराखंड इस कृत्य की घोर निंदा करता है। और जिस तरीके से यशपाल आर्या जी से सुरक्षा हटाई गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि एक षड्यंत्र बनाया गया और उसमें पहले सुरक्षा हटाई गई और फिर जो लोग अवैध खनन में वहाँ लिप्त हैं उनके ऊपर दबाव डाल करके और या उन लोगों को उकसा करके ये हमला करवाया गया है। इस प्रकार की घटनाएं ये दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखती है। यशपाल आर्य जी का प्रभाव सिर्फ हल्द्वानी और सिर्फ नैनीताल और सिर्फ उधम सिंह नगर तक सीमित न होकर पूरे उत्तराखंड पर उनका प्रभाव है और उनके प्रभाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके कांग्रेस में आने की बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है, हजम नहीं कर पा रही है, जिसके चलते वो राजनीतिक लड़ाई यशपाल आर्य जी से लड़ नहीं सकते हैं, कांग्रेस से राजनीतिक लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं और हिंसक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हिंसक लड़ाई के इस दौर में अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस प्रदेश को वो अन्य प्रदेशों की हिंसक घटनाओं की तुलना में आगे ले जाना चाहती है, तो कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जो कल मेरे साथ, मेरे पुत्र के साथ और हमारे साथियों के साथ जो सुनियोजित तरीके से हमला किया गया, जानलेवा हमला किया, जान से मारने की कोशिश की गई, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, सुनियोजित साजिश है और जिसके तहत ये हुआ है। एक नापाक गठजोड़ था जिसमें प्रदेश सरकार निश्चित रूप से संलिप्त है, एक भाजपा के मंत्री संलिप्त। तो वहीं अल्मोड़ा में पुलिस को एक बड़ी कार्रवाई हाथ लगी है। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पुलिस ने लोधिया बैरियर पर चेकिंग के दौरान एक अल्टो कार को रोका, जिसकी तलाशी ली गई तो कार से 1 किलो से अधिक चरस बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को सीज कर दिया है। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो वहीं कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। चमोली की बात की जाए तो यहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है, जिसके चलते विभाग के द्वारा लगातार सैंपलिंग की जा रही है।
तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले में जिला चिकित्सालय गोपेश्वर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DS राणा ने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए विभाग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध हैं, साथ ही बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं। उन्होंने सभी से कहा कि 2 गज दूरी और मास्क जरूरी पहनने की अपील की है ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। कोविड की तीसरी लहर के लिए हमारी पूरी तैयारी है। हमारे पास लगभग 100 बेड हैं कोविड के लिए, हमने अलग से रखते हैं हम लोग। इसमें पीडियाट्रिक्स बच्चों के लिए भी हमने 16 बेड अलग रखे हैं। उसमें 8 ICU बेड है हमारे पास, 2 ICU बेड बच्चों के अलग से रखे हैं और 4 ICU बेड हमारे बड़े पेशेंटों के लिए रखे हैं। NVSC है 4 बेड हमारे पास, 10 SNC बेड हैं और 3 हमारे पास एम्बुलेंस हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास 2 हैं, एक 200 LNP का है और एक 500 LNP का ऑक्सीजन प्लांट है। हमारे पास सिलेंडर की भरपूर संख्या है, 211 हमारे पास सिलेंडर हैं लगभग, और उसमें से भी लगभग D टाइप के बड़े सिलेंडर 187 बड़े सिलेंडर हैं और 40 करीब हमारे पास छोटे टाइप के सिलेंडर हैं और सभी भरे हुए हैं। किसी प्रकार की हमारे पास कोई समस्या नहीं है। बेडों की संख्या पूरी है और लगातार हम यहाँ पर सैंपलिंग कर रहे हैं। लगभग 100-150 सैंपल हम पर डे कर रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक से अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं और जो भी जिले में कोई पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पर एडमिट। तो वहीं जसपुर विधानसभा क्षेत्र में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है। बदमाश इतने बेखौफ तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं कि कोई भी अचंभित रह जाए। दरअसल पतरामपुर बिजली घर को निकट ग्राम सभा आमका बढ़िया में बदमाशों ने सड़क के किनारे 11,000 लाइन पर बदमाशों ने बड़े ही शातिराना तरीके से ट्रांसफार्मर की चलती लाइन से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी कर डाला और विभाग सोता रह गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये क्षेत्र की पहली घटना नहीं है, इसी जगह से तीसरी बार ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है, लेकिन विभाग अभी भी कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। के अंतर्गत ग्राम आम का बढ़िया वाला आता है जो जसपुर पतरामपुर रोड पर पड़ता है और ये जो घटना है लगभग रात के 12 बजे की है। आईडीए बतौर हम कह रहे हैं, हमने तो जब सुबह को देखा तो हमारे घरों की सबकी लाइट भागी हुई थी और चोर जो है इसका जो अंदर का सामान था सब निकाल कर ले गए हैं। ऑन रोड का मैटर है और अभी तक कोई भी आला अधिकारी बिजली विभाग का यहाँ तक कोई नहीं आया है और सब गांव के लोग सब परेशान हैं। आटा चक्की भी है और भी सबके काम है, आजकल तो सब बिजली पर डिपेंड है। आज तक अभी तक कोई भी नहीं आया है, ना जेई साहब आए हैं, ना कोई SDO आया है और हमारे गांव की क्षेत्र की सब दुनिया परेशान है। चोरी की ट्रांसफ़र खोल के और इसका जो सामान निकाल के सब जो काम का था वो ले गए। ये बढ़ियों वाला पंचायत में पड़ता है ट्रांसफार्मर है, तो आम का बढ़ियों वाला सब एक ही, सबका कनेक्शन यहीं से है। अब ये पहले भी हुआ, 2 घटना पहले भी हो चुकी, उसके बाद फिर अब ये घटना हो गई। अब लोग तो परेशान हो गए, बिजली से वंचित हो गए बेचारे। 2 दिन में नंबर आवे, 3 दिन में नंबर आवे। ये लगभग किस समय की घटना है, किस समय ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है? ये बताने वालों से पता चला है कि 1:30-2 बजे की घटना है और यहाँ से उठा के वहाँ तक वो गन्ने कोने तक ले गए, सामान वान बिखरा पड़ा उधर भी। तो अपने उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।